गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस चैप्टर के लिए अगर हम बात करें कि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें जो है जनरली हम मानकर चलें 2 सवाल आने ही आने हैं, ठीक है। और हम अब जो पढ़ रहे हैं इसका जो पैटर्न रहेगा वो ये रहेगा बच्चों कि हम इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड जो है फास्टली जो है रिवाइज करते हुए चलेंगे। हर टॉपिक हम कवर करेंगे और खासियत ये है कि हम इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही सारे के सारे कवर करने वाले हैं। और अगर हम कोई टॉपिक प्रीवियस ईयर में जो है उस पर रिलेटेड सवाल नहीं आया है तो उस पर हम खुद जो है उसमें सवाल लेकर उसको जरूर कवर करेंगे। और लास्ट जो है 12 से 14 सालों के जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है नीट में या AIPMT में, उनको हम जो है इसमें जरूर कवर करेंगे। तो चैप्टर ज्यादा देर ना करते हुए हम इसको शुरू करते हैं। लेकिन बच्चों एक छोटा सा सजेशन है, आप लोगों को थोड़ा सा जो है EMI का बेसिक जो है आप अगर पढ़ के अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको और बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। क्योंकि हम यहाँ पर हमारा मकसद है वो ये कि हम इसको आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करवा दें, ठीक है, यूजिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए हम आगे शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो बच्चों सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो क्या चीज है? तो पहली चीज है फ्लक्स जो है वो अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ करके आते हैं, वो है कि फ्लक्स किसी भी पर्टिकुलर एरिया से पास होने वाली फील्ड लाइंस का नंबर, वही उस पर्टिकुलर एरिया का फ्लक्स कहा जाता है। तो जैसा यहां डेफिनेशन लिखा भी है कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया से पास होने वाली फील्ड लाइंस। अब इसमें एक छोटा सा वर्ड यहां मिसिंग है, अगर मैं यहां ऐड करूं सरफेस एरिया परपेंडिकुलरली, तो किसी भी पर्टिकुलर एरिया से पास होने वाली फील्ड लाइंस का नंबर, परपेंडिकुलर पास होने वाली फील्ड लाइंस का नंबर ही उस पर्टिकुलर एरिया का फ्लक्स कहा जाता है। तो पॉइंट यह है कि यहां पर हमें सबसे पहले एक एरिया की को हेल्प से जो है फ्लक्स को लिखना होगा। इस पर्टिकुलर रीजन में मान लो यहां पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट है, मैग्नेटिक फील्ड उसका वैल्यू है B। और मान लो ये जो एक एरिया है, ये एरिया आपको दिखने में एक सर्कुलर लूप या सर्कुलर डिस्क आप कह सकते हैं, लेकिन इसका जो ओरिएंटेशन है उसको जरा देखिए। ये एरिया आपके सरफेस के परपेंडिकुलर इस तरह से अलाइंड है, जिस तरह से मैंने अपने हाथ को अरेंज किया है। अब इस एरिया का एक वेक्टर होता है एरिया वेक्टर। उस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो है बच्चों वो किधर लिया जाएगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पता है कि एरिया वेक्टर जो होता है वो हमेशा किसी भी एरिया के या सरफेस के परपेंडिकुलरली लिया जाता है। अब अगर एरिया इस तरह से अरेंज है तो इसके परपेंडिकुलर 2 रास्ते हो सकते हैं, या तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में या फिर ये अपवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन अब एक छोटा सा मुद्दा है कि हम कौन सा एरिया वेक्टर चूज करें, ठीक है। तो एरिया में हम वो एरिया वेक्टर चूज करते हैं जो एरिया मैग्नेटिक फील्ड के साथ एक्यूट एंगल बना रहा, ठीक है। तो हम यहां पर ये वाला एरिया वेक्टर नहीं, नीचे वाला चूज करेंगे। अब यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया A से पास होने वाला फ्लक्स फाई से डिनोट करते हैं। और फाई अगर मैं यहां पर इसका सबस्क्रिप्ट M यूज कर लूं जस्ट फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, क्योंकि फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होता है और वैसे तो ये कायदे से ये जो फ्लक्स वर्ड है वो फ्लूइड से आया है, ठीक है। तो हम यहां मैग्नेटिक फ्लक्स बात करें, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होगा वो होगा BA cos थीटा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बच्चों आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। ये इसका बिल्कुल बेसिक स्केलर फॉर्म है। अगर इसी फॉर्मूला का अगर हम वेक्टर फॉर्म बात करें तो वेक्टर फॉर्म हो जाएगा BA cos थीटा। इसको आप वेक्टर में क्या लिख सकते हैं? B वेक्टर डॉट A वेक्टर। B और A के बीच में डॉट प्रोडक्ट का आना ये बिल्कुल इस बात का अच्छा प्रूफ है कि ये फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करें यूनिट्स की, फ्लक्स की यूनिट्स की, तो उसके लिए हमें B की यूनिट पता होनी चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड हम पढ़ कर आए हैं, मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होता है वो होता है टेस्ला। एरिया है उसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। मैं SI यूनिट की बात कर रहा हूं। इस टेस्ला मीटर स्क्वायर को हम वेबर भी लिखते हैं, ये भी एक साइंटिस्ट का ही नाम है। तो हमसे अगर कोई फ्लक्स का यूनिट पूछे तो जनरली हम जो है उसको वेबर में लिखा करते हैं, ठीक है। अब अगर ये इसकी SI यूनिट वेबर है तो CGS यूनिट भी हमको पता होनी चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी चीजों में बच्चों, और नीट में आजकल कुछ छोटे छोटे इस तरह के सिली क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हमें हर चीज को कवर करना है। अगर मैं CGS यूनिट की बात करूं और अगर मैं बोलूं 1 वेबर किसके इक्वल है? 1 वेबर 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर के इक्वल है। और 1 टेस्ला में टेस्ला किसके इक्वल है? टेस्ला 10 की पावर 4 गॉस के इक्वल होता है, जहां पर गॉस फील्ड की CGS यूनिट है। मीटर में, मीटर का तो पता है शायद सबको, मीटर का CGS होता है सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर और उसकी पावर 2।
तो ओवरऑल अगर आप देखें तो ये बन जाता है 10 की पावर 8 गॉस, यहां सेंटीमीटर भी लगा देता हूं, गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर, सीजीएस में कन्वर्ट हो गया। और इस गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर को भी जो है हम इन शॉर्ट, गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर को इन शॉर्ट हम बोलते हैं मैक्सवेल। तो बच्चों आपको सारी यूनिट ये वाली जो है बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए। 1 वेबर बराबर 10 की पावर 8 मैक्सवेल के होता है, 1 टेस्ला 10 की पावर 4 गॉस के होता है। टेस्ला और गॉस मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट्स हैं, वेबर और मैक्सवेल फ्लक्स की यूनिट्स हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा हो गया पार्ट जिसमें फॉर्मुलेशन हमने कवर किया। एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं कि ये फॉर्मूला हम कब यूज करते हैं। ये फॉर्मूला हम सिर्फ तब यूज कर सकते हैं जब इस पूरे एरिया ए में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू सेम हो, यानी फॉर द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। और अगर फील्ड की वैल्यू में वेरिएशन आते हैं तो हम उसके लिए फिर हमको छोटे से एलिमेंट से फ्लक्स लिखकर उसको इंटीग्रेट करके प्रोसीड करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। एक सवाल है, ये सवाल लास्ट ईयर में आया हुआ एक सवाल है। ठीक है, ईयर इसका 20 आई थिंक ये AIPMT 2010 के अराउंड का क्वेश्चन है। बाकी आगे जितने भी क्वेश्चन है सब में ईयर्स वगैरह मेंशन किए हुए हैं। चलिए सवाल देखते हैं। सर्कुलर कोइल है 100 टर्न। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट आ रहा है, 100 टर्न की एक सर्कुलर कोइल है। अभी हमने जो फॉर्मूला लिखा उस फॉर्मूला में हमने फ्लक्स का वैल्यू लिखा BA cos थीटा। तो बच्चों BA cos थीटा ये फ्लक्स होगा, मान लो एक लूप है सिंगल टर्न का तो उसके लिए फ्लक्स होगा, लेकिन अगर उसी लूप में अगर n टर्न्स हैं तो n टर्न्स के लिए प्रत्येक टर्न में फ्लक्स जो होगा वो इक्वली जाएगा। तो n टर्न्स के लिए जो फ्लक्स हो जाएगा वो हो जाएगा NBA cos थीटा। यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं 4n टर्न्स। ठीक है, चलिए ये आपका n हो गया। रेडियस आपको दे रखी है 2 सेंटीमीटर, सर्कुलर लूप है, प्लेस इन ए यूनिफॉर्म फील्ड, यूनिफॉर्म फील्ड मेंशन कर दिया है। कोइल, प्लेन ऑफ द कोइल, इसको ध्यान से पढ़ेंगे, प्लेन ऑफ द कोइल मेकिंग 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो उससे पास होने वाला फ्लक्स आपको पूछा है। तो बच्चों क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए। आप जब वीडियो देख रहे हैं तो आप इसको पॉज करके खुद अटेम्प्ट करें और उसके बाद जो है सॉल्यूशन जरूर देखिए। चलिए तो अब हम देखते हैं, यहां पर आपका जो लूप है, सर्कुलर लूप है, उसमें कुछ टर्न्स हैं और एक खास बात जो है हमको ध्यान देनी है वो इसने बोला है कि प्लेन ऑफ द कोइल, कोइल का प्लेन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 30 डिग्री बना रहा है। अब कोइल का जो प्लेन है, कोइल का प्लेन मतलब बच्चों ये वाला है। कोइल मैग्नेटिक फील्ड के साथ 30 डिग्री के एंगल पर है, तो ये आपको 30 डिग्री दिया हुआ है, कोइल का प्लेन 30 बना रहा है फील्ड के साथ, तो कोइल का या लूप का एरिया वेक्टर कितना बना रहा होगा? एरिया वेक्टर बच्चों डेफिनेटली बना रहा होगा 60 डिग्री। तो हमें ये बात यहां ध्यान रखनी थी, जल्दबाजी में बच्चे एंगल की ही गलती करेंगे इस सवाल में, तो ध्यान रखिए यहां पर हमें थीटा जो यूज करना है, बी और ए के बीच का एंगल यानी 60 डिग्री यूज करना है और बस फॉर्मूला लगा देना है। मैं वैल्यूज पुट कर देता हूं, n100 मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला, एरिया पाई r स्क्वायर, रेडियस यहां पर 2 सेंटी है तो 2 इंटू 10⁻⁻2 उसका स्क्वायर एंड cos 60 इज 1/2। यहां पर ये जो वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्स आंसर आ जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻2 वेबर। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये भी मैग्नेटिक फ्लक्स पे है, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द डिस्क। आपको एक डिस्क दे रखी है जिसका रेडियस 0.2 मीटर है, इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ 1/पाई वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर पर मीटर स्क्वायर भी जो है मैग्नेटिक फील्ड का ही यूनिट होता है। इन सच ए वे दैट इट्स एक्सिस ऑफ द डिस्क मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द फील्ड। तो यहां पर बच्चों आपको जो डिस्क है, सोलो आप इसको खुद करें, जो डिस्क है उस डिस्क की जो एक्सिस है, एक्सिस हमेशा जो है एरिया वेक्टर को ही डिनोट करती है एक तरह से, और एक्सिस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ में जो एंगल बना रहा है वो है 60 डिग्री। यानी इस सवाल में आपको और पिछले सवाल में आपको जो डिफरेंस है वो ध्यान देना है। पिछले सवाल में लूप का या कोइल का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के साथ 30 डिग्री पर था तो लूप का एरिया वेक्टर फील्ड के साथ 60 हो जाता है। यहां पर लूप का एक्सिस या डिस्क का एक्सिस या यूं कह ले जो एक्सिस है वही एरिया वेक्टर के अलोंग ही होती है। एक्सिस हमेशा जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है
और वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, यही आपका थीटा यहाँ पर फ्लक्स में यूज होगा। सो यहाँ पर अगर आप इसको सोल्व करेंगे यूजिंग फॉर्मूला फाई बराबर बी ए कोस थीटा। बच्चों मैं एन बी ए कोस थीटा यूज नहीं कर रहा हूं बिकॉज यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स आपको कुछ मेंशन नहीं है, कुछ मेंशन नहीं है, तो उस केस में आपको 1 ले लेना था। और दूसरी बात यह कि यहाँ पर आपको डिस्क मेंशन की है, डिस्क में वैसे भी कोई टर्न नहीं होंगे। चलिए तो यूजिंग दिस फॉर्मूला बी का वैल्यू है 1/पाई, एरिया है डिस्क है क्योंकि तो पाई आर स्क्वायर, रेडियस यहां पर 0.2 है, 0.2 का स्क्वायर एंड कोस 60। इसको अगर आप सोल्व करते हैं तो आपको सोल्व करने पर ये पाई से पाई कैंसिल हो गया और 0.05 का हाफ दैट इज 0.02 वेबर, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो एक तरह से जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों है ये हमने लिया है इस सवाल को, ये कुछ पिछले एग्जाम में आया नहीं हुआ है, लेकिन इस सवाल में हम बताना चाह रहे हैं कि अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई लूप प्रेजेंट होता है तो उस केस में उसको कैसे सोल्व करें। चलिए तो यहां पर आपको पूछा गया है कि स्क्वायर लूप से पास होने वाला फ्लक्स बताइए। इस करंट कैरिंग वायर की वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड इस पूरे लूप में से पास हो रहा है ना, तो इस लूप में से पास होने वाला फ्लक्स हमको लिखना है। तो पहला पॉइंट हमें यह समझना है, ये ध्यान देना है कि इस तार का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिस्टेंस के साथ साथ डिक्रीज होगा, तो इस वजह से इस लूप के हर हिस्से पर मैग्नेटिक फील्ड एक जितना नहीं होने वाला है, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिस्टेंस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ साथ वो चेंज हो रहा है। तो इसके लिए बच्चों हमको सबसे पहले इस लूप में एक छोटा सा एरिया एलिमेंट कंसीडर करना पड़ेगा, उससे फ्लक्स लिखना पड़ेगा और उससे फिर इंटीग्रेशन करे पूरा फ्लक्स आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी, क्योंकि हम जानते हैं इस लूप से किसी भी पर्टिकुलर एक्स डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फिक्स है, इसलिए हम इससे पर्टिकुलर एक्स डिस्टेंस दूर, इससे एक्स डिस्टेंस दूर एक dx थिकनेस का एक एरिया मानते हैं, एक पतली सी स्लिट हम कंसीडर करते हैं जिसको हम dA एरिया बोल सकते हैं। इस पतली सी स्लिट dA से पास होने वाला फ्लक्स हम पहले लिख लेंगे और उसको फिर इंटीग्रेट से टोटल फ्लक्स फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले इस पर्टिकुलर एरिया dA, बेसिकली ये जो पतली सी जो स्लिट है एक रेक्टेंगुलर स्लिट हो गई जिसकी थिकनेस dx है, और क्योंकि ये स्क्वायर है तो इसकी जो लेंथ है वो l ही है। तो इस पर्टिकुलर dA एरिया की बात करें तो ये एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ से l dx। ठीक है, अब इस पतली सी स्लिट का एरिया वेक्टर किधर लिया जाए, पहले हम मैग्नेटिक फील्ड देखें तो किसी भी करंट कैरिंग वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उस वायर के से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको राइट हैंड पाम रूल से फाइंड आउट करते हैं। तो इस तार का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले थंब जो है हमारा करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए एंड फिंगर्स जो है वो उस पॉइंट की तरफ स्ट्रेच होनी चाहिए जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो यहां पर थंब मेरा करंट की तरफ चला गया और फिंगर्स राइट साइड, तो आपकी पाम जो इशारा कर रही है वो इशारा कर रही है आउटवर्ड्स। तो यहां पर थोड़ा कलर चेंज करके मैं यहां मैग्नेटिक फील्ड बना देता हूं। जो इस वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हर जगह आउटवर्ड्स आने वाला है। ठीक है बच्चों, अब आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है और इस लूप का एरिया वेक्टर या इस पतली सी स्लिट का मैं एरिया वेक्टर पूछूं तो वो भी इस लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर लिया जाता है। तो लूप का प्लेन का परपेंडिकुलर हम आउटवर्ड ले सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर एरिया डीए के लिए जो एंगल हो जाता है वो हो जाता है यहां पर 0 डिग्री। दोबारा से बताता हूं, इस पतली सी स्लिट का एरिया वेक्टर आउटवर्ड्स होगा, इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड भी आउटवर्ड्स है। वायर के फील्ड को मैं BW मेंशन कर रहा हूं, B फॉर फील्ड एंड W फॉर द वायर। ठीक है, तो यहां पर थीटा 0 है, इस हिसाब से इस छोटे से एरिया से निकलने वाला फ्लक्स d5 अगर हम मेंशन करें तो होगा BW dA cos 0। ठीक है बच्चों, ये छोटे से एरिया dA से निकलने वाला फ्लक्स हमने लिख लिया। अब इसके बाद BW का वैल्यू पुट करें तो वायर का मैग्नेटिक फील्ड आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। किसी भी तार का एक्स डिस्टेंस दूर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है μ0I/2πr। ये फॉर्मूला होता है, एक्स डिस्टेंस पर फील्ड लिख रहे हैं तो μ0I/2πx। dA का वैल्यू आप लिख चुके हैं वो है LDX एंड cos 0 होता है 1। तो ये आपका उस एरिया में से छोटे से एरिया एलिमेंट में से फ्लक्स आप लिख दिया, उसको अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको टोटल फ्लक्स मिलने वाला है। अब इंटीग्रेशन का साइन लगा तो दे, लेकिन यहां पर हम ये ध्यान से देखें कि इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में किया जा रहा है।
यहां इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं dx यानी x के रिस्पेक्ट में, तो यहां पर हमें लिमिट भी यूज करनी होगी। तो x की जो लिमिट्स है वो कैसे चूज की जाती है, तो ये बच्चों सीख लीजिए आप। ये जो एरिया एलिमेंट है, इस एरिया एलिमेंट का कंसीडरेशन मैंने यहां पर्टिकुलर x डिस्टेंस पर किया। x की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है कि ये एरिया हद से हद लेफ्ट कहां पर आ सकता है, इस l डिस्टेंस पर। तो x की जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो हो सकती है l, और यही एरिया एलिमेंट अगर बिल्कुल राइट मोस्ट कॉर्नर ऑफ द लूप पर प्रेजेंट हो तो उसके लिए x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2l। तो एक तरह से लिमिट लिखना सीखने के लिए आप देखिए उस एरिया एलिमेंट को आप इस पर चलाइए लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पर अगर एरिया आ गया इस स्क्वायर लूप के तो x हो जाता है l, और अगर यही एरिया एलिमेंट राइट मोस्ट कॉर्नर पर आ जाता है तो एरिया x की वैल्यू हो जाती है 2l। तो लिमिट्स यहां पर जो चूज होंगी वो होंगी l to 2l। ठीक है, तो यहां पर लेफ्ट साइड में जो d5 को डायरेक्टली इंटीग्रेशन d5 इज 5 टोटल फ्लक्स लिख करके चल सकते हैं, और यहां पर राइट पार्ट में आप कांस्टेंट टर्म्स को बाहर निकाल करके बाकी सब जो अंदर टर्म बच रही है, x की जो भी टर्म बच रही है उसका आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहां पर x डिनोमिनेटर में आ रहा है, लिमिट्स हैं l से 2l। यहां पर 1/x का इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए। 1/x का इंटीग्रेशन बच्चों होता है, वो होता है ln x या log बेस ex। तो यहां पर log बेस e को आप log बेस ex लिख दीजिए या ln x लिख दीजिए, एक ही बात है। लिमिट l से 2l, लिमिट्स पुट करना आपको आना चाहिए। जहां पर भी x नजर आ रहा है वहां पर पहले अपर लिमिट्स, बाकी सारी टर्म एज इट इज। इसको मैं ln यूज कर लेता हूं, ln अपर लिमिट 2l माइनस लोअर लिमिट ln l। ठीक है, तो ln 2l माइनस ln l, यहां पर log का एक फॉर्मूला लग जाता है, ln m माइनस ln n को आप यूज कर सकते हैं ln m बाई n। तो ये म्यू नोट आई एल बाय 2 पाई, ln 2l बाय l में l कैंसिल होकर बचेगा ओनली 2। सो दिस इज द फ्लक्स, दिस इज द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस स्क्वायर लूप। तो बच्चों ये सवाल आप दोबारा से एक बार रिपीट करके दोबारा देख सकते हैं, बिकॉज यहां पर इंटीग्रेशन का यूज हो रहा है, बट होता है जनरली नीट में हम इस तरह का क्वेश्चन जो है नहीं देख रहे हैं, तो आपको बेसिक सवाल फ्लक्स के जरूर आने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द करंट इन द गिवन सोलेनोइड, तो यहां पर सोलेनोइड आपको शो कर रखा है, हालांकि आपका ये जो सिलेंडर शो कर रखा है इसी को आप सोलेनोइड कंसीडर करके चलिए। सोलेनोइड में जो टर्न्स है वो यहां पर शो नहीं की। सो दिस सिलेंडर इज बेसिकली योर सोलेनोइड। इसमें आई करंट पास हो रहा है, इसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और आपको पता होना चाहिए कि सोलेनोइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी एक्सिस के अलोंग, उसके कंप्लीट क्रॉस सेक्शन में यूनिफॉर्म प्रोड्यूस होता है। उसका वैल्यू भी आपको पता होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड इज म्यू नॉट Ni। ठीक है, ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हमको यहाँ पर 3 एरियाज आपको शो कर रहे हैं, एक स्मॉल लूप, एक बिग लूप और एक खुद सोलेनोइड। आपको इन तीनों एरियाज का फ्लक्स पूछा गया है, तो इसको बच्चों ध्यान से सुनिए। हमारे पास सबसे पहले एक छोटा एरिया है A, इसको आप A1 ले लेते हैं। एक बड़ा एरिया है, इसको A2, और जो सोलेनोइड का एरिया है इसको A। ठीक है, तो यहां पर आपको सबसे पहले फ्लक्स थ्रू दिस स्मॉल एरिया लिखना है। ठीक है, आप थोड़ा सा सोचिए क्या होना चाहिए। सेकंड, आपको फ्लक्स थ्रू दिस बिग एरिया लिखना है, जो बड़ा वाला एरिया है जिसका एरिया A2 है। और तीसरा, आपको फ्लक्स थ्रू द सोलेनोइड इटसेल्फ, सोलेनोइड के क्रॉस सेक्शन एरिया से टोटल फ्लक्स आपको लिखना है। तो यहां पर आपको स्मॉल एरिया का फ्लक्स बच्चों जब लिखना है तो आप ध्यान से ये देखिए कि किसी भी सोलेनोइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो पूरे क्रॉस सेक्शन में यूनिफॉर्मली रहता है। ठीक है, पूरे क्रॉस सेक्शन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है म्यू नॉट Ni। ठीक है, हम इस वैल्यू को B लेकर के चल सकते हैं, क्योंकि हमारा यहां मेन मकसद है फ्लक्स को लिखना सीखना। तो सबसे पहले छोटे एरिया की अगर हम बात करें तो आप समझिए, मुझे इस A1 एरिया से फ्लक्स लिखना है, तो इस फ्लक्स को लिखने के लिए मुझे एरिया कौन सा यूज करना है? मुझे क्या कंप्लीट सोलेनोइड का एरिया यूज करना चाहिए A1 से फ्लक्स लिखना है? तो नहीं, मुझे यूज करना है केवल और केवल वो एरिया जिस एरिया में से मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है, जितने एरिया से मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है। तो यहां पर स्मॉलर एरिया से पास होने वाला जो फ्लक्स होगा वो होगा BA1।
तो मैंने A1 पे कुछ स्टार ना ऐसा कुछ लगाया है, वो सिर्फ ये बताने के लिए हमें एरिया छोटे वाला चूज करना है, ठीक है। एंड व्हाट इज एंगल, तो अगर आप एंगल ध्यान से देखें कि ये जो लूप्स आपको शो कर रखे हैं, इन लूप्स का जो एरिया वेक्टर होगा, इन लूप्स का एरिया वेक्टर होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोइंसाइड कर रहा है, क्योंकि ये लूप बेसिकली इस तरह से अरेंज्ड है, प्लेन के परपेंडिकुलर, और जो लूप की एक्सिस है वही सोलेनोइड की एक्सिस है। तो लूप का जो एक्सिस यानी लूप का एरिया वेक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग हो जाता है, थीटा यहां पर 0 हो जाता है। तो BA1 cos 0 या BA1 इज द फ्लक्स थ्रू द स्मॉलर एरिया। A2 एरिया की बात करें, A2 एरिया में और ध्यान दें, A2 एरिया जो है इसमें कुछ पोर्शन बाहर है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ कहां प्रेजेंट है, जो इनर क्रॉस सेक्शन है वहां। तो क्या ये आउटर क्रॉस सेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है? नहीं। तो हमें फिर से हम बात करें, जो फील्ड तो है वो पूरे क्रॉस सेक्शन में B है, लेकिन कितने क्रॉस सेक्शन में? जितना क्रॉस सेक्शन सोलेनोइड का है। तो यहां पर हमें ध्यान से देखें, जो क्रॉस सेक्शन A है उसी में से मैग्नेटिक फ्लक्स लिखा जाए, तो BA, एंगल अगेन 0 डिग्री, तो BA cos 0 यूज किया जा सकता है। सो दिस इज द फ्लक्स थ्रू द बिगर लूप, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरा, सोलेनोइड के क्रॉस सेक्शन में से फ्लक्स जो आएगा वो तो सोलेनोइड का एरिया यूज होना ही है, क्योंकि कंप्लीट क्रॉस सेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है और वो फील्ड भी क्या है, यूनिफॉर्म। हमने यहाँ एग्जांपल भी सोलेनोइड का इसलिए लिया बच्चों, क्योंकि सोलेनोइड में जब सोलेनोइड की थिकनेस नेग्लिजिबल होती है, उसकी लेंथ कंपैरेटिवली लार्ज होती है, तो उसके कंप्लीट क्रॉस सेक्शन का फ्लक्स जो होता है, फील्ड जो होता है, वो क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। सो यहां पर हमें इस सेकंड पार्ट को ध्यान से देखना था। सेकंड पार्ट में एरिया ज्यादा है, लेकिन फील्ड कितने एरिया में प्रेजेंट है, वो सिर्फ A एरिया में प्रेजेंट है, जो कि सोलेनोइड के अंदर बंद है। चलें आगे। सो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों, इस चैप्टर का बहुत ही बेसिक पार्ट है फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन। जो आप इलेक्ट्रिसिटी का जो बेसिक मानते हैं वो है फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन। तो फैराडे लॉ और उसी के साथ लेंज लॉ, ये जो दोनों लॉ हैं, यही आपका बेसिक है इलेक्ट्रिसिटी जो आप इंजॉय कर रहे हैं आज उसका। तो सबसे पहले फैराडे लॉ की बात करें, तो फैराडे लॉ क्या कहता है? फैराडे लॉ कहता है कि किसी भी कोइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स अगर टाइम के साथ वेरी करे, तो उस कोइल में एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। ईएमएफ मतलब एक वोल्टेज, एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको आप वोल्टेज बोल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं। सो किसी भी लूप से, यहां पर एग्जांपल ले रहे हैं, मान लो मेरे पास एक ये लूप है। अब मैं लूप को जनरली इस तरह से क्यों बनाता हूं, सर्कुलर क्यों नहीं शो कर रहा? बिकॉज इस लूप को मैंने इस प्लेन के परपेंडिकुलर अलाइन किया। इस लूप के एक्सिस पर मैंने एक मैग्नेट को अरेंज किया। इस मैग्नेट की हेल्प से, मैग्नेट नॉर्थ और साउथ पोल है, मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलती, ठीक है, और यही फील्ड लाइन घूम करके साउथ में वापस आ रही। तो इस मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है इस लूप को मैंने दिया। तो क्या इस लूप में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा? क्या इस लूप में कोई करंट इंड्यूस होगा? तो आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि जब तक आप इस मैग्नेट को यहां रख करके वेट कर रहे हैं, रखने से, सिर्फ केवल मात्र इस लूप की एक्सिस पर रख देने से इस लूप में कोई मैग्नेटिक इंडक्शन नहीं होता, कोई भी करंट या ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता। इंड्यूस कब होता है? पढ़िए आप, विद द कॉइल चेंजेस विद टाइम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब किसी कॉइल से पास होने वाला फ्लक्स समय के साथ चेंज, और चेंज कब होगा? अगर हम इस मैग्नेट को इसके पास लेकर आए, ओ या फिर हम इसको इससे दूर लेकर जाएं। तो जब भी किसी मैग्नेट को, अब ये जरिया मैग्नेट लिया, कोई और जरिया हो सकता है, हमें मतलब है इस कॉइल को मिलने वाले फ्लक्स से और उस फ्लक्स के वेरिएशन से। तो इससे पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हुई तो फ्लक्स तो बना ही बना। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दिस लूप इज चेंज्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इस लूप में क्या होगा? एक मैग्नेटिक ईएमएफ, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। और यहां पर एक बात लिखी है कि अगर लूप क्या है? क्लोज। करंट फ्लो होने के लिए लूप का क्लोज होना बहुत जरूरी है। तो अगर ये लूप कंप्लीट है, क्लोज है, तो उसमें एक करंट भी इंड्यूस होता है। तो ये आपका फैराडे लॉ, फर्स्ट फैराडे लॉ कहा जाता है बच्चों, ठीक है। इसके बाद सेकंड फैराडे लॉ क्या है? उसने बता भी दिया कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है।
फैराडे ने बताया कि किसी भी लूप में इंड्यूस होने वाला ईएमएफ उसमें से पास होने वाले फ्लक्स की रेट ऑफ चेंज के इक्वल होता है, फ्लक्स में चेंज होने की रेट के इक्वल होता है, यानी E इज प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई dt। यहां प्रोपोर्शनलिटी साइन लगाया है, ठीक है, बट ये प्रोपोर्शनलिटी हटाने पर एक छोटा सा चेंज है जो कि लेंज ने बताया था। तो जो फ्लक्स है उसने बताया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के ही बराबर होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप बहुत तेजी से फ्लक्स में चेंज करेंगे, बहुत तेजी से फ्लक्स में चेंज करेंगे तो उतना ही ज्यादा ईएमएफ आपको मिलने वाला है, उतना ही वोल्टेज आपको मिलने वाला है। तो यहां पर फ्लक्स में चेंज होने की रेट कैसे बदलेगी, कैसे फ्लक्स में चेंज तेजी से होगा? अगर हम इस मैग्नेट को ज्यादा तेजी से पास लेकर जाएंगे, ज्यादा स्पीड से लेकर जाएंगे तो उतना ही तेजी से इसमें फ्लक्स में चेंज आएगा। तो E का फॉर्मूला, ये स्मॉल e डिनोट करता है इंड्यूस होने वाला ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इसी के जरिए हम आगे करंट भी लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद एक स्पेशल पॉइंट और यहां मार्क किया है कि इंडक्शन कॉन्टिन्यूस, यानी इंड्यूस होने वाला ईएमएफ सिर्फ तब तक इंड्यूस होगा जब तक फ्लक्स में चेंज कंटिन्यू रहेगा। जैसे ही आपका फ्लक्स में चेंज होना खत्म हुआ, यानी इस मैग्नेट को जैसे ही आपने यहां रोक दिया, जैसे ही रोक दिया वैसे ही इस लूप में पास होने वाला फ्लक्स क्या हो गया, कांस्टेंट, और वैसे ही आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें थी फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन। इसके बाद हम बात करें लेंज लॉ। तो लेंज लॉ को कवर करके इसके बाद हम इसका सवाल करते हैं। लेंज लॉ क्या कहता है? इसमें पहला जो पॉइंट है, हम ये इसके डायरेक्शन की बात करते हैं कि किसी भी लूप में जो आपका करंट इंड्यूस हो रहा है, कब करंट इंड्यूस हो रहा है? जब भी इस लूप में से पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स क्या हो, चेंज। तो वो इंड्यूस होने वाले करंट की डायरेक्शन को बताता है लेंज लॉ, ठीक है। और उस डायरेक्शन से हम आगे इंप्लाइज करेंगे कि हाँ, ये एनर्जी कंजर्वेशन का ही तो बेसिक है। तो चलिए मैं इसको एग्जांपल के जरिए समझाता हूं। मान लो मेरे पास ये एक लूप है और इस लूप की एक्सिस पर मैं एक मैग्नेट रख करके इसकी ओर लेकर जा रहा हूं, ठीक है। तो लेंज लॉ का सेकंड स्टेटमेंट ये जो लिखा हुआ है यहां पर, वो कह रहा है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट is always such that it opposes the region which produced it। अब आप देखिए, इस मैग्नेट के पास आने से इसमें करंट इंड्यूस होने वाला है। तो ये लेंज लॉ ये कहता है कि हमें उस रीजन को अपोज करना है जिसके कारण से करंट इंड्यूस हुआ। तो रीजन क्या है? मैग्नेट का पास आना। तो हमें इस क्वेश्चन को करना है, इसमें करंट की डायरेक्शन बनानी है, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बनानी है, तो उसके लिए हमें इस मैग्नेट के पास आने को रोकना होगा। अब आपको अपने बेसिक से थोड़ा आइडिया होगी कि जब भी किसी लूप में करंट फ्लो होता है तो उस लूप का एक फेस नॉर्थ, दूसरा फेस साउथ बनता है। तो यहां पर अगर इस लूप में करंट इंड्यूस होता है तो करंट इस तरह से होना चाहिए कि इसके पास आने को रोके। तो अब आप देखिए, पास आने को कैसे रोकेंगे कि ये जो आप इसका कौन सा फेस देख रहे हैं, राइट फेस। तो इसका राइट फेस जिसकी ओर मैग्नेट आ रही है, मैग्नेट का नॉर्थ आ रहा है, तो ये राइट फेस भी क्या बन जाए, राइट फेस भी अगर नॉर्थ पोल बन जाए तो ये नॉर्थ नॉर्थ में क्या हो जाएगा, रिपल्शन, और ये मैग्नेट पास आने से रुकेगी। और ये हमने नॉर्थ पोल इंड्यूस किया। नॉर्थ पोल इंड्यूस कैसे हुआ? ये हुआ इस लूप में करंट के इंड्यूस होने से, ठीक है। तो इस लूप में करंट जो है ये आपका मैग्नेट का बेसिक है। नॉर्थ पोल को देख करके आप करंट को बना सकते हैं। नॉर्थ पोल, नॉर्थ में एन की जो लेग्स है उसी डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं, मैंने करंट इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बनाई फ्रॉम द राइट फेस, दिस करंट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से जो आपका लेंज लॉ है वो आपको इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालने में हेल्प कर रहा है। ठीक इसका उल्टा एग्जांपल अगर हम ले लें, उल्टा एग्जांपल क्या, देखिए, अगर इस मैग्नेट को मैं पास लाने की बजाय अगर हम दूर ले जाएं तो लेंस को इससे भी दिक्कत है। बोलता है कि दूर जाएगा तो दूर जाने से इसमें जो फ्लक्स होगा लूप का, वो फ्लक्स में कमी आएगी। तो उस कमी का, फ्लक्स में कमी होने का अपोज करना है। और फ्लक्स में कमी क्यों आ रही है? फ्लक्स में कमी इसलिए आ रही है क्योंकि मैग्नेट दूर जा रही है। अब ये मैग्नेट दूर जाएगी तो उसको दूर जाने का अपोज किसको करना है? कॉइल को।
कोयल कैसे रोकेगी इसको? कोयल कहेगी दूर मत जा, वहीं रह, जहां है वहीं बनी रहे, दूर ना जा। और दूर जाने से कैसे रोकेगी? दूर जाने से रोकेगी, खुद नॉर्थ दूर जाएगा तो दूर जाने से उसको अट्रैक्ट करना है ना, तो इसलिए कौन सा फेस बन जाएगा? साउथ फेस। साउथ फेस कैसे बना? साउथ फेस ऐसे बना कि जब इसमें करंट इंड्यूस होगा और करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी कि ये फेस कौन सा फेस बन जाए? साउथ। तो हमें पहले फेस मालूम चल गया और फेस से हम करंट इंड्यूस की डायरेक्शन बता रहे हैं। तो यहां पर साउथ की लेग के हिसाब से हम इसमें इंड्यूस करंट का डायरेक्शन बना सकते हैं। सो दिस इज आई इंड्यूस्ड। ठीक है, अगर हम इसमें राइट फेस देखें, ये जो कि हम देख रहे हैं राइट फेस, तो राइट फेस में जो इंड्यूस करंट आ रहा है वो कैसा आ रहा है? क्लॉकवाइज। तो आप एक चीज और गौर करें कि सेम केस था जब मैग्नेट पास लेकर आ रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, दूर लेकर जा रहे हैं तो क्लॉकवाइज। तो करंट की डायरेक्शन क्यों चेंज हो जाती है वो भी लेंज लॉ से हमको पूरा एक्सप्लेनेशन इसका मिलता है। अब इसमें पहला जो पॉइंट है उसको हम डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट इसमें लिखा है कि दिस इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। तो लेंज लॉ जो है वो एनर्जी कंजर्वेशन का ही जो है उसी से इजाद हुआ है। तो उसको हम एक्सप्लेन करें कैसे, चलिए देखते हैं। तो इस मैग्नेट को जब हम इसके पास लेकर आ रहे हैं तो इस लूप में एक करंट इंड्यूस हो रहा है, यानी इस लूप में एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो अब मैं आपको ये पूछता हूं, अगर मान लो इस कोयल में मैंने एक बल्ब लगा दिया, लूप में करंट इंड्यूस हो रहा है तो बल्ब ग्लो करना चाहिए, बिल्कुल। अब अगर इस कोयल को मैं पास लेकर आ रहा हूं तो ये कोयल इसके पास आने का क्या कर रही है? अपोज, यानी अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, रिपल्शन फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो अगर हम इस मैग्नेट को इस कोयल के अलोंग, कोयल की एक्सिस के अलोंग कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाना चाहते हैं, लगातार चलाना चाहते हैं, क्योंकि चलाए रखेंगे तभी तक करंट बनेगा, तभी तक करंट इंड्यूस होगा। तो लगातार चलाए रखने के लिए मुझे एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना होगा। बिल्कुल सही बात है। तो जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो हम एक्सटर्नल फोर्स, कुछ हमने फोर्स लगाया तो हमने कुछ क्या किया? वर्क किया, मानते हैं। तो जब भी हम कुछ फोर्स लगाते हैं तो हम कुछ वर्क करते हैं, और हमारा किया हुआ वर्क ही जो है वो इस लूप में जो करंट बन करके दौड़ रहा है, जो बल्ब में लाइट एनर्जी बन रही है, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। अब आपको इस बात पे विश्वास नहीं होगा कि ऐसे कैसे, यहां हम फोर्स लगा रहे हैं उधर लाइट बन रही है, तो इसको प्रूफ करें। तो प्रूफ कर सकते हैं। देखिए, आप एक काम करिए, इसको जोर से धक्का लगाना शुरू कीजिए, आप एफ एक्सटर्नल बढ़ा दीजिए। आप ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो उससे आपकी जो वेलोसिटी है मैग्नेट की वो क्या होनी चाहिए? स्वाभाविक सी बात है, बढ़नी चाहिए। ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो वेलोसिटी ज्यादा आएगी, ज्यादा जल्दी से मैग्नेट भागेगी, इसमें जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है वो बढ़ेगा। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स यानी डी फाई बाई डी टी, क्योंकि जितना तेजी से आप मैग्नेट पास लेकर आएंगे उतने कम समय में ये फ्लक्स क्या होगा? ज्यादा फ्लक्स चेंज हो जाएगा। तेजी से मैग्नेट आ रही है तो जल्दी से फ्लक्स में चेंज हो रहा है, ठीक है, उतना ही फ्लक्स चेंज हो रहा है लेकिन तेजी से। तो यहां पर डी फाई बाई डी टी का ओवरऑल वैल्यू बढ़ता है, इससे बनने वाला ईएमएफ बढ़ता है और उससे बढ़ने वाला करंट बढ़ता है। और जैसे करंट बढ़ता है तो इस बल्ब में बनने वाली जो लाइट है उस लाइट की इंटेंसिटी भी बढ़ती है। तो अब देखिए, जितना आप वर्क करेंगे वही वर्क आपका लाइट में कन्वर्ट हो रहा है। प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरह से आपको बच्चों ये जो लेंज लॉ है, सवाल सीधा आएगा, डायरेक्ट आएगा कि दिस इज बेस्ड ऑन द एनर्जी कंजर्वेशन। यहां पर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप इसको दूर लेकर जाएंगे तो मैग्नेट आपको क्या कर रही है? दूर जाने नहीं देगी। दूर जाने नहीं देगी तो मैग्नेटिक फोर्स टुवर्ड्स द मैग्नेट लगेगा। आपको दूर लेकर जाने के लिए इसको खींचना पड़ेगा, और आप इसको खींचेंगे, आप फोर्स लगाएंगे तो आपके फोर्स से बनने वाला, आपके फोर्स से किया हुआ जो वर्क है वो वर्क ही इस लूप में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस इज द बेसिक ऑफ लेंज लॉ। और इससे हम मेन जो है हम सवाल हमको आने वाले हैं डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट की। ठीक है भाई, एंड इट इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। सो दिस इज बेसिक।